गाइस वेलकम बैक टू ज्ञानी क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग चैप्टर 6 कौन सा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में बिहार बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ईयर है 2021 के। वैसे गाइस मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूं, अगर आपने 2022 का क्वेश्चन नहीं देखा है तो काइंडली आप पहले इस आई बटन को क्लिक करके उन क्वेश्चन को देख लें, क्योंकि उस क्वेश्चन से इसमें बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलने वाला है। तो गाइज बैठे बैठे क्या करना है कुछ काम। शुरू करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना, लेखा रैसखान सर का नाम। तो गाइज सबसे पहले मैं आपके सामने क्वेश्चन लाना चाहूंगा, कौन से ईयर का, 2021 का क्वेश्चन, जो ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। 2021 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका टोटल 3 स्लाइड है, जिसका आप 1 2 3 स्क्रीनशॉट लोगे। पहला का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया गाइज, दूसरा स्लाइड ये रहा, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, और तीसरा स्लाइड ये रहा, अब इसका स्क्रीनशॉट आप लोगे। तीनों साइड्स का क्वेश्चन आपके सामने है। टोटल 11 क्वेश्चन पूछा गया। 11 क्वेश्चन में 9 क्वेश्चन क्या था कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, और 2 जो आपको नजर आ रहा वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन। आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव में क्या मार्क्स मिलते हैं, और सब्जेक्टिव का मार्क्स तो आप देख ही रहे हो, 4 + 9 मतलब 13 मार्क्स का क्वेश्चन 2021 में पूछे गए हैं। और गाइज इससे पहले वाले वीडियोस में जो मैंने एक्सप्लेन किया है उन सारे का एक्सप्लेनेशन की जरूरत हमें यहाँ पे छोटे छोटे पैटर्न में पड़ेगी, जिसका हम लोग यूटिलाइज करेंगे, और यूटिलाइज करके इजिली हम लोग इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपके सामने पहला क्वेश्चन लाना चाहूंगा, और इसका आंसर आपको पता है कि प्यूरिन बेस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स हैज। मैं आपको शॉर्ट में एक चीज बता दूं जो आपको याद रखना है डीएनए और आरएनए। सबसे पहले क्या होता है, एडेनिन, और दूसरा होता है गुआनिन। एडेनिन गुआनिन ये प्यूरिन है, और दूसरा कहता है पाइरिमिडीन। पाइरिमिडीन में अगर आपको याद रखना है तो पाइरिमिडीन में 2 याद रखना है, साइटोसिन और थायमिन। साइटोसिन एंड थायमिन, ये किसके केस में, ये डीएनए के केस में। लेकिन अगर आरएनए होगा, अगर यही चीज मैं आरएनए के बारे में पूछूं तो आरएनए में एडेनिन गुआनिन बिल्कुल सेम होता है, साइटोसिन भी सेम होता है। बस अंतर क्या होता है कि थायमिन की जगह पे आपका रहता है यूरेसिल। यूरेसिल बस एक अंतर नजर आएगा, किसके केस में, आरएनए के केस में। वैसे हमारा ये क्वेश्चन क्या है कि प्यूरिन बेस ऑफ डीएनए, तो डीएनए के बारे में सोचो ना कि प्यूरिन कौन कौन है, एडेनिन और गुआनिन, और आपका जवाब तो आपके सामने है। क्लियर, चलो तो ये 4 चीज आपको याद रखना है, कहानी खत्म। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि अगर डीएनए मॉलिक्यूल्स में साइटोसिन 18% है तो एडेनिन का परसेंटेज क्या हो जाएगा। इस परसेंटेज को निकालने के लिए आप एक चीज समझना, एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ जुड़ता है, तो साइटोसिन हमेशा गुआनोसिन के साथ जुड़ता है डीएनए के केस में। ये कंफर्म है कि एडेनिन अगर 100 होगा, नंबर में बता रहे हैं 100 होगा, तो थायमिन भी 100 होगा, और अगर साइटोसिन 50 है तो गुआनोसिन भी 50 होगा। ये बिल्कुल कंफर्म है, यहाँ पे कोई मसला नहीं रखा हुआ है। सवाल क्या कह रहा हमसे कि 18% मतलब 18% कौन है, साइटोसिन। तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान दूं कि साइटोसिन मेरा 18% है, तो मैंने क्या कहा, जितना साइटोसिन होगा उतना ही गुआनोसिन होगा, मतलब 18% ये भी है। क्लियर, साइटोसिन 18% तो गुआनोसिन भी 18%, 18-18 दोनों मिल करके कितना परसेंट बना दिया, 36%। मतलब साइटोसिन और गुआनोसिन 36% है, दोनों मिला के है भाई। कारण क्या है कि जितना साइटोसिन होता है उतना ही गुआनोसिन होगा। क्लियर, ये 36% है आउट ऑफ 100 में, तो 100 - 36, और ये घटा देंगे तो हो जाएगा 4, और फिर जाकर के बचता है 64। मतलब 64 कौन है, 64 एडेनिन और थायमिन दोनों मिलाकर 64, तो दोनों को बांटेंगे तो 32% ये, तो 32% ये। आसान सा कैलकुलेशन समझ में आ गया कि अगर 18% साइटोसिन है तो साइटोसिन जितना होगा उतना ही आपका गुआनोसिन होगा। 18-18 मतलब 36% आपका हो गया साइटोसिन एंड गुआनोसिन, और एडेनिन थायमिन बाकी रिमेन रहा 100% में से, तो रिमेन जो रहा वो 64%, तो 32% एडेनिन होगा, 32% कौन होगा, आपका थायमिन होगा। वैसे ये क्वेश्चन काफी थोड़ा मतलब अच्छा है, स्टैंडर्ड है, थोड़ा सा सोचने लायक क्वेश्चन है, याद करने वाला क्वेश्चन नहीं है, समझने वाला क्वेश्चन। और हमारा एम क्या है, हमारा एम है कि समझ करके ही सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। गाइज आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, हो गया। चलो अब आगे के क्वेश्चन में मैं बढ़ रहा हूं, और अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3rd नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। बैक टू सिंपल सवाल,
बैक्टीरियोफेज इज अ वायरस विच इन्फेक्ट द बैक्टीरिया। और दूसरी चीज क्या है कि एक एक्सपेरिमेंट में आपको पता चला होगा कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, उसमें हम लोगों ने T2 फैज या बैक्टीरियोफेज का इस्तेमाल किया था, जिसमें बैक्टीरियोफेज अपने डीएनए को इंसर्ट कर रहा था और ये कंफर्म कर रहा था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल जो अगले जनरेशन में जाता है। क्लियर? तो बैक्टीरियोफेज से ही कंफर्म होता है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। तो ऐसे केस में आप इसको याद रखेंगे, कौन? बैक्टीरियोफेज में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए। सर टीएमबी, टीएमबी स्टैंड फॉर टोबैको मोज़ेक वायरस, और वो वायरस पहला वायरस था दुनिया का जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए का पता चला था। नेक्स्ट है नॉन ऑफ दिस, तो खैर कहानी खत्म। आगे बढ़ते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अ सीक्वेंस ऑफ 3 बेसेस ऑफ टीआरएनए व्हिच बाइंड्स टू एमआरएनए कोडॉन इज। मैंने क्या कहा था कि पिछले वाले वीडियो की जरूरत आपको यहाँ पढ़ने वाली है, और देखो यहाँ पे पढ़ भी गया। ये वाला मैंने एनिमेशन में आपको वहां दिखाया है और उसका यूटिलाइज यहाँ हो रहा है। सवाल क्या पूछ रहा? ट्रांसफर आरएनए के बारे में सोचो तो ट्रांसफर आरएनए ये है। इस ट्रांसफर आरएनए में ये कह रहा कि अ सीक्वेंस ऑफ 3 बेसेस ऑफ ट्रांसफर आरएनए व्हिच बाइंड्स टू एमआरएनए कोडॉन इज। ये 3 नीचे पढ़ लेगा। यूएसी जो बाइंड करेगा एयूजी के साथ। एयूजी तो कोड है ना एमआरएनए में, तो ये क्या कहलाएगा? ये एंटी कोड कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड एंटी कोडॉन। क्लियर? चलो अब इसका स्क्रीनशॉट लो। एनिमेशन देख चुके हो, इतनी चीजों को समझ चुके हो, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लगने वाला कोई बात ही नहीं है। कोडॉन एमआरएनए में, एंटी कोडॉन कहां? टीआरएनए में। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एंटी कोडॉन आर फाउंड इन, अभी क्वेश्चन था ना एंटी कोडॉन कहां मिला था? ट्रांसफर आरएनए में। तो आंसर क्या होगा? टीआरएनए। नेक्स्ट आप देख रहे हो, यही चीज मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूं कि ये एंटी कोडॉन है, और एंटी कोडॉन किसके ऊपर है? एंटी कोडॉन है टीआरएनए में। और बेटा कोडॉन किसमें होगा? कोडॉन होगा आपके एमआरएनए में। क्लियर? कुछ बच्चे को लग रहा होगा कि मैं ज्यादा टाइम ले रहा हूं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, लेकिन गाइस मैं एक लाइन में यही कहना चाहता हूं, मैं टाइम को आपके बचाने का कोशिश कर रहा हूं, सही मार्क्स लाने का हमारा एम है। क्लियर? तो चलो थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना, क्वेश्चन को समझना है, ताकि हमारे लिए क्वेश्चन का पैटर्न वही रहेगा लेकिन क्वेश्चन चेंज रहेंगे, ताकि हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बिल्कुल आसान हो जाए। क्लियर? चलते हैं। ट्रांसफर आरएनए के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि पायरिमिडीन प्रेजेंट इन द आरएनए। अभी बात किए थे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कि पायरिमिडीन जो होता है किसके अंदर? आरएनए के अंदर। वो होता है साइटोसिन एंड यूरासिल। यही डीएनए रहता तो साइटोसिन और थायमिन होता, लेकिन आरएनए है इसलिए साइटोसिन एंड यूरासिल होगा। याद रखिएगा, यूरासिल आरएनए में, थायमिन किसमें? डीएनए में। याद? चलो ये भी क्लियर। क्वेश्चन भले ही ज्यादा पूछा गया, लेकिन क्वेश्चन में दम नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि 2022 का जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो 2021 का वैसा क्वेश्चन हमें मिल रहा है जो हमारे समझ के बाद बहुत इजी हो गया सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। कहता है न्यूक्लियोसाइड इज। न्यूक्लियोसाइड किसको कहते हैं? मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि हमारा जो डीएनए सीक्वेंस होता है लाइक दिस, इस तरह से, ये बेस पेयर का जोटा होता है। ये जो डंडा मैं आपको बना के दिखा रहा हूं ना, इसको हम लोग बेस पेयर कहते हैं। वी आर कॉल्ड इट बेस पेयर। अब इस बेस पेयर को मैं थोड़ा और एक्सपोज कर रहा हूं कि बेस पेयर में क्या होगा। तो सेंटर में नाइट्रोजिनस बेस होगा, जैसे एडेनिन है तो थायमिन के साथ जुटा होगा। इधर कौन होगा? शुगर। इधर कौन होगा? फॉस्फेट। क्लियर? इधर भी क्या है? शुगर। इधर कौन है? फॉस्फेट। तो मतलब सेंटर पे नाइट्रोजिनस बेस है मौजूद। अब इसको और मैं सेपरेट कर रहा हूं, किसको? बेस पेयर को। इसमें से मैं एक ले रहा हूं, इसको सेपरेट कर ले रहा हूं। ये है नाइट्रोजिनस बेस एनबी, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, ये चारों का चारों नाइट्रोजिनस बेस। दूसरा गाइस शुगर, और शुगर के बाद ये वाला पार्ट हो गया जिसको बोलेंगे फॉस्फेट। ये 3 पोर्शन आपको नजर आ रहा नाइट्रोजिनस बेस में, और ये बेस पेयर कहलाया। तो बेस पेयर को हटा देते हैं और सिर्फ हम बेस को ही लेकर चलते हैं, और बेस में हम समझेंगे अगली बात। और अगली बात समझने की छोटी सी चीज है, समझ लो। तीनों को मिलाकर के एक साथ बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोटाइड। मतलब न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या है बोलो तो? फॉस्फेट है सर, शुगर है और नाइट्रोजिनस बेस है। सर एडेनिन वाले को ही कहेंगे? नहीं, चाहे एडेनिन हो, चाहे गुआनिन हो, चाहे साइटोसिन हो, चाहे थायमिन हो, तीनों में से कोई भी हो कहलाएगा न्यूक्लियोटाइड। लेकिन टाइड में जैसे ही आप इस फॉस्फेट को रिमूव कर रहे हो, भाई चल थोड़ा साइड हट, जैसे फॉस्फेट रिमूव किया बचा कौन? शुगर और नाइट्रोजिनस बेस। तो अब ये न्यूक्लियोटाइड नहीं, बल्कि साइड हटने के कारण मतलब अब इसका नाम हो जाएगा न्यूक्लियोसाइड। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड।
न्यूक्लियोसाइड। अगर आप न्यूक्लियोटाइड में लिख रहे हो तो लिखना फॉस्फेट, शुगर और कोई नाइट्रोजनस बेस डाल देना। लेकिन न्यूक्लियोसाइड में सिर्फ और सिर्फ दो चीजें होंगी, पहला आपका हो जाएगा शुगर और दूसरा हो जाएगा नाइट्रोजनस बेस। क्लियर? चलते हैं क्वेश्चन में। न्यूक्लियोसाइड इज, तो शुगर और नाइट्रोजनस बेस, आंसर ए आपको नजर आ गया और आपको याद भी हो गया। न्यूक्लियोटाइड मतलब तीनों, न्यूक्लियोसाइड मतलब फॉस्फेट को साइड कर दो, बाकी जो बचा वो आपका हो गया न्यूक्लियोसाइड। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस। ये खत्म और अगले पेज पे। व्हाट डज ऑपरॉन मॉडल रिप्रेजेंट? मैंने आपको ऑपरॉन मॉडल बताया था, लैक्टोज वाला, लैक ऑपरॉन, क्लियर? जिसमें लैक्टोज क्या होता है कि लैक्टोज प्रेजेंट होता है तो वो उसको डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स का सिंथेसिस करता है, और अगर लैक्टोज नहीं होगा तो वो जीन भी काम नहीं करेगा, किसी तरह का कोई प्रोटीन नहीं बनाएगा। क्लियर? तो सवाल क्या पूछ रहा है कि व्हाट डज ऑपरॉन मॉडल रिप्रेजेंट? क्या रिप्रेजेंट करता है? तो जीन रेगुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये हमारे डेफिनेशन में भी इंक्लूड था। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 ऑब्जेक्टिव का, ये लास्ट क्वेश्चन। कहता है ऑपरॉन मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय, ये भी आपको पता है कि जैकब और मोनार्ड साहब ने इस मॉडल को खोजा था। वाटसन एंड क्रिक ने तो डीएनए का मॉडल खोजा था। क्लियर? चलो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ गए। सर बड़ा तेजी में आपने क्वेश्चन 9 सॉल्व कर दिया। तो बड़ा तेजी में हमने नहीं सॉल्व किया, हमने क्या, हम कॉन्सेप्ट पहले ही दे चुके हैं, बस यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, क्वेश्चन वैसे ही खींचा जाएगा। आता है नेम इनी टू एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर द डीएनए रेप्लिकेशन एंड मेंशन वन स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ ईच ऑफ देम। डीएनए रेप्लिकेशन करता है सेमी कंजर्वेटिव मेथड से, ये आपको पता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब डीएनए रेप्लिकेट करता है तो वो इस तरह में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। एक स्ट्रैंड्स लीडिंग स्ट्रैंड्स कहलाता है, दूसरा लैगिंग स्ट्रैंड्स कहलाता है। लेकिन इसको तोड़ने के लिए, मतलब ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है इसको तोड़ने के लिए एक एंजाइम्स लगता है। इस एंजाइम्स का हमने नाम रखा है हेलिकेज। कौन सा एंजाइम्स? हेलिकेज। तो चलो पहले मैं इसी पे बात कर लेता हूं। कहता था एंजाइम्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन विद स्पेसिफिक फंक्शन आर गिवन बिलो। तो इसमें आपका आ जाएगा कौन सा एंजाइम? हेलिकेज इज एन एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अनजिपिंग ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन डीएनए रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क। फिर से बता रहा हूं कि हमारा डीएनए है और डीएनए में एक एंजाइम्स आया और एंजाइम्स बीच से दोनों बॉन्ड को तोड़ दिया, बेस पेयर वाले बीचों बीच के बॉन्ड को, और जैसे ये तोड़ेगा ये इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम लोग रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं और कुछ नहीं। क्लियर? तो एक एंजाइम्स की जरूरत आपसे पड़ गई, कौन से एंजाइम्स की? हेलिकेज एंजाइम्स की। तो यहाँ पे तो आपको समझ में आया कि एक एंजाइम्स हेलिकेज है जिसकी जरूरत हमें पड़ती है, क्या चीज में? डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। दूसरे एंजाइम्स के बारे में मैं बात करूंगा, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, जो करता क्या है कि जैसे ये अनजिपिंग हुआ लाइक दिस, इसके पास बेस पेयर है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरासिल एंड दिस दैट। तो ये एंजाइम्स आएगा, कौन सा एंजाइम्स? आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो अगर यहाँ एडेनिन है तो एडेनिन के पास थाइमिन आके जुटे, गुआनोसिन के साथ साइटोसिन जुटे, साइटोसिन के साथ गुआनोसिन जुटे, फिर थाइमिन के साथ एडेनिन, इस तरह से बेस पेयर जो आकर के जुटेगा, ये जोड़ने का काम कौन करेगा? तो ये काम करेगा डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो कहता है इट इन्वॉल्व इन द एडिशन ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ क्या? न्यू बेसेस, नए बेसेस को ये ऐड करता चला जाएगा। कौन? आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। वैसे देखा जाए तो सिर्फ ये दो एंजाइम्स का जरूरत नहीं पड़ता है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, और भी बहुत सारे एंजाइम्स हैं, लेकिन हमसे दो डिस्क्राइब करने के लिए कहा तो दो का काम अपने को समझ में आएगा। हेलिकेज का काम है तोड़ने का और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, सॉरी डीएनए पॉलीमरेज थर्ड का काम है जोड़ने का। क्लियर? तोड़ना और जोड़ना याद रहेगा। तो ये दो क्वेश्चन, मतलब 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका सॉल्व। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे गाइस। हो गया? चलो आई होप सो कि ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। डिस्क्राइब द ट्रांसक्रिप्शन इन ब्रीफ। हमें ट्रांसक्रिप्शन डिस्क्राइब करना है, वो भी बड़े तौर पर। और बड़ा में मतलब कितना बड़ा? 2 मार्क्स के लायक बड़ा, 5 मार्क्स के लायक बड़ा नहीं, 2 मार्क्स के लिए। अब समझना ट्रांसक्रिप्शन होता क्या। ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए एमआरएनए सिंथेसाइज करता है। क्लियर? और सॉरी एमआरएनए प्रोटीन सिंथेसिस करता है, तो वो ट्रांसलेशन है। हमें सिर्फ ये बताना है कि डीएनए आरएनए का सिंथेसिस कैसे करता है। क्लियर? इसमें क्या होता है कि जहां पर हमारे जीन मौजूद होता है उसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं। ये डीएनए उस पोर्शन के पास से इस तरह से ओपन हो जाएंगे और इसका 2 बेस पेयर होगा। क्लियर? लेकिन जैसे डीएनए रेप्लिकेशन में दोनों का दोनों स्ट्रैंड्स अपना कॉपी बना रहा था, लेकिन ये दोनों कॉपी नहीं बनाएगा, कोई एक काम करेगा। एक जो है एमआरएनए का सिंथेसिस करेगा। मान के चलो ये एमआरएनए का सिंथेसिस कर रहा है, लेकिन ऊपर वाला एमआरएनए का सिंथेसिस नहीं करेगा।
तो पहली तो बात तो ये हो गई जो आपके दिमाग में है कि ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है। तो ट्रांसक्रिप्शन इज अ प्रोसेस इन विच द डीएनए कैन सिंथेसाइज mRNA इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। तो पहला डेफिनेशन आपके दिमाग में ये आना चाहिए। डीएनए वाज अ प्रोमोटर, अगला उसके बाद क्या डालना है, ठीक है। डीएनए हैज अ प्रोमोटर साइड वेयर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड break H bond between the two DNA strands and separate one of them take part in transcription। ये जो डीएनए है, इस डीएनए में सारा डीएनए एक दूसरे से जुटा होगा, लेकिन इस डीएनए को तोड़ने के लिए कोई एंजाइम्स चाहिए, और वो एंजाइम्स कौन है, आरएनए पॉलीमेरेज। आरएनए पॉलीमेरेज यहां आके बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए को ओपन कर देगा। लेकिन याद रहे डीएनए का रेप्लिकेशन कुछ इस तरह से होगा, पूरा ओपन हो जाएगा डीएनए रेप्लिकेशन में, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा, किसी पार्टिकुलर जोन पे ही ये ओपन होगा, दोनों साइड से जुटा है, और ये बीचों बीच से इस तरह से ओपन होगा। कहां से, जहां पे आपका बाइंड करेगा कौन, आरएनए पॉलीमेरेज। जैसे ये बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद इसका जो सुटेबल है कौन, बेस पेयर, वो सारा आकर अटैच होते जाएगा। जैसे कहता है आरएनए पॉलीमेरेज एंजाइम एस्टैब्लिश फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन द एडजेसेंट राइबोन्यूक्लियोटाइड, sigma factor separate and core enzymes move along with the antisense strand till the reaches terminate site। क्लियर। चल यहां पर मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूंगा, सबसे पहले क्या होता है कि ये हमारा डीएनए होता है। मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूं इसको, थोड़ा टाइम ज्यादा लेंगे, भले ही 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है, समझना इंपॉर्टेंट। क्लियर। डीएनए में एक साइट है, इस साइट को हमने कहा प्रोमोटर साइट। क्लियर। प्रोमोटर साइड पे सबसे पहले आरएनए एंजाइम्स आएगा, और आरएनए एंजाइम्स कोई एक यूनिट का बना नहीं होता, बहुत सारा यूनिट होता है, जिसमें सबसे पहला होता है सिग्मा फैक्टर। ये आप मान लो सिग्मा फैक्टर है, ये सिग्मा फैक्टर यहां से चला और प्रोमोटर साइड पे आके बाइंड कर गया। कौन सा फैक्टर, सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर के बाद कुछ कोर एंजाइम्स होता है, और वो सारे कोर एंजाइम्स आकर इसके साथ बाइंड कर जाएंगे। कोर एंजाइम्स में कौन कौन हो जाएगा, अल्फा, अल्फा डैश, बीटा, बीटा डैश और ओमेगा। 5 और प्रोटीन आकर इस सिग्मा फैक्टर के साथ जुड़ जाएगा। जुड़ने के बाद ये बना देगा आरएनए पॉलीमेरेज, क्योंकि आरएनए बनने वाला है, इसलिए एंजाइम्स की जरूरत जो पड़ेगी वो आरएनए पॉलीमेरेज की जरूरत पड़ेगी। कहां आके बाइंड किया, प्रोमोटर साइट ऑफ डीएनए। और जैसे ही प्रोमोटर साइट के पास आकर के बाइंड किया, ये यहां पर इस डीएनए का अनजिपिंग करा देगा। बस उसी साइड पे, याद रखना, उसी साइड पे डीएनए अनजिपिंग होगा जहां पर ये बाइंड किया है, बाकी सारा साइड अभी भी इस तरह से जुटा होगा। लेकिन ये जो आपको प्रोटीन यहां पे दिख रहा है, ये प्रोटीन जो असेंबल करके हुआ है, इस सारे प्रोटीन में ये प्रोटीन आगे बढ़ता चला जाएगा बेस पेयर के अकॉर्डिंग। और जो एडेनिन है, तो एडेनिन के अपोजिट कौन आएगा, यूरासिल। साइटोसिन है तो कौन आएगा, गुआनिन। बस ये आकर के जुड़ता चला जाएगा, और जुड़ने के बाद जो है आपका फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा किस चीज का, मैसेंजर आरएनए का। ये जैसे जैसे आगे जाएगा वैसे वैसे मैसेंजर आरएनए बनता चला जाएगा, और फाइनल जब ये टर्मिनल पोजीशन पे पहुंचेगा, तो टर्मिनल पोजीशन में पहुंचने के बाद ये जो एसोसिएट किया था, ये सारा एसोसिएशन खत्म, मतलब ये यहां से गायब हो गया, मतलब बाहर निकल गया। मैसेंजर आरएनए भी निकल, मतलब बन करके यहां से बाहर निकल चुका है कौन, मैसेंजर आरएनए। और ये जो डीएनए हमारा था पहले किस तरह से बाइंड किया हुआ, वैसे डीएनए फर्दर डबल हेलिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। तो एमआरएनए वहां से बाहर निकल गया। तो ट्रांसक्रिप्शन में आप एक लाइन तो अपने मर्जी से लिखेंगे ही कि ट्रांसक्रिप्शन इज अ प्रोसेस बाय व्हिच डीएनए सिंथेसाइज एमआरएनए इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में आपने अभी यहां देखा कि डीएनए एमआरएनए बना रहा, और वो एमआरएनए बनाने के लिए आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो बना होता है वो सिग्मा फैक्टर होता है, अल्फा, अल्फा डैश, बीटा, बीटा डैश और ओमेगा सब अलग अलग रहता है। लेकिन जैसे सिग्मा फैक्टर डीएनए के प्रोमोटर साइट के साथ बाइंड करता है, बाकी सब भी आकर बाइंड कर देता है, वहां पे डीएनए खुल जाता है। खुलने के बाद कोई एक पार्ट ही डीएनए का, दोनों का दोनों स्ट्रैंड्स नहीं, एक स्ट्रैंड डीएनए का मैसेंजर आरएनए बनाना स्टार्ट कर देता है, और ये टर्मिनल पोजीशन पे पहुंचने के बाद फिर से टूट जाता है। वैसे देखा जाए तो इस प्रोसेस को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला पार्ट जिसको कहते हैं इनिशिएशन। इनिशिएशन वो पार्ट जहां से मैसेंजर आरएनए का बनना स्टार्ट होता है। इलोंगेशन ये कंटिन्यू बनता रहता है, और टर्मिनेशन जहां पर बनना स्टॉप हो जाएगा किस चीज का, मैसेंजर
आरएनए का स्टॉप होने के बाद डीएनए फिर से क्या हो जाएगा, क्वाइल्ड हो जाएगा। तो आज का क्वाइलिंग यहाँ पे खत्म होता है। इसके बाद तो और कोई क्वेश्चन नहीं ना, चलो ठीक, आज का क्वाइलिंग यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर से हम लोग मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। ये सारा चीज है, आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट लोगे गाइस, हो गया। वही चीज मैं समझाने का कोशिश किया था आपको, आरएनए पॉलीमरेज। चलो स्क्रीनशॉट हो गया गाइस। तो आज के लिए गाइस क्या है, थैंक यू एंड बाय।